हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सर्कल पर। आज मैं आप लोगों के लिए आरोह पुस्तक से गद्य खंड में जामुन का पेड़ नामक कहानी बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 कहानियाँ सुनाई हैं, उनका सार बताया है। तो आप देखते हैं, इस जामुन का पेड़ एक व्यंग है कि किस तरीके से समाज में लोग काम को कैसे टालते हैं एक दूसरे पर। इस व्यंग कथा को लिखा गया है कृष्णचंद्र के द्वारा। आइए सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारा ये जो कहानी शीर्षक है जामुन का पेड़, इसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र जी का जन्म 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में जिला गुजरांवाला में हुआ था और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि शिकस्त, यूकेलिप्टस की डाली, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, ये गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, इनका उपन्यास है। अब देखिए, इनको सम्मान जो प्राप्त हुआ वो साहित्य अकादमी साहित्य सहित बहुत से पुरस्कार हुए। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जामुन का पेड़ नामक कहानी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप में जानते हैं। सबसे पहले देखिए जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा, मतलब जो चीज वास्तविक में होती है उससे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखलाने की कोशिश की जाती है और ये परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसीलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती है और इसी तरीके से प्रस्तुत हमारी ये कहानी जामुन का पेड़ ऐसी ही एक कहानी है, क्योंकि प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर उस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय में तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। इसमें देखिए ये बताया गया कि ऑफिस में लोग कैसे टाल मटोली करते हैं, एक जो कार्य हो, काम हो, उसको किस तरीके से देर करते हैं, उसको टरकाते रहते हैं और उससे होने वाली परेशानी से व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है उसकी कोई चिंता नहीं होती है। बात यहाँ तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो चलिए अब देखते हैं जामुन का पेड़। आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं और इसके सार को देखते हैं। रात को देखिए इसमें बताया गया कि एक जामुन का पेड़ है और वो किस तरीके से आंधी चलने पर वो पेड़ जो है एक कार्यालय, मतलब सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ था। जब आंधी आई तो वो पेड़
गिर गया था। अब उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। सुबह सुबह माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ गिर गया है और पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया है। माली को जैसे ही पता चला वो दौड़ के कार्यालय के चपरासी के पास गया ये घटना को बताने के लिए। चपरासी जो था दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया और क्लर्क अपने से ऊपर सुपरिंटेंडेंट के पास गया। लेकिन सुपरिंटेंडेंट जो थे वो तब ये कहानी सुनकर लान में आते हैं। देखते ही देखते पेड़ के नीचे दबे हुए जो आदमी था, दबा हुआ जो आदमी था, उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि ऐसी बातों में नजारा देखने के लिए आदमियों का जुटना स्वाभाविक है और तमाशा देखने के उद्देश्य से लोग उस स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोलता है बड़े व्यंग्य रूप से, जामुन कितना रसीला था, याद करता हुआ कहता है, और इसके फल मौसम में कितने बढ़िया आते थे, मैं इसको अपने घर ले जाता था, मेरे बच्चे कितने खुशी से इस जामुन को खाते थे। तभी एक क्लर्क जो है वो रुआसा होकर बोलता है कि इसके नीचे जो आदमी दबा हुआ है उसका क्या। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। तब जो सुपरिंटेंडेंट साहब हैं उनका ध्यान जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं और वो अचानक ही कह पड़ते हैं कि पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरा हो वो बच कैसे सकता है। इसका समर्थन दूसरे चपरासी ने किया। लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है उस दबे हुए आदमी की और वो बोलता है कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। तब एक क्लर्क ने कहा कि पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने भी सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है। अब किसी एक ने और तुरंत ही ये बात कही। एक सुस्त और मोटा कर्मचारी था, उसने कहा पेड़ बहुत भारी है, इसको कैसे हटा सकते हैं। क्या मुश्किल है, माली बोला। अब उसने बात ऊपर के कर्मचारियों पर डाल दी। अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। अब इसका सभी ने समर्थन किया और कहा कि माली जो है वो ठीक कह रहा है और हम सब मिलकर इस आदमी को निकाल लेते हैं। लेकिन तभी एकाएक सुपरिंटेंडेंट बोले, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। अब उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेक्रेटरी से पूछ लूं तभी इसको हाथ लगाऊंगा। अब देखिए वो बेचारा आदमी जो दबा पड़ा है, उसके लिए किसी को भी चिंता नहीं है। लोग सुझाव पर सुझाव दे रहे हैं और उसकी पीड़ा का कोई अनुमान नहीं है कि वो बेचारा किस हाल में होगा। सेक्रेटरी के पास गया वो, तो सेक्रेटरी ने कहा कि जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब देखिए ये सारी प्रक्रिया चल रही है, लोग एक दूसरे के पास जा रहे हैं और कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है। पेड़ को हटाने की कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा और फाइल इस प्रकार आगे पीछे बढ़ती रही। आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। लोग बातें करने लगे। कुछ क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा तो वो हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना ही अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। लेकिन तभी वो जो सुपरिंटेंडेंट था वो फाइल लिए भागा भागा आया
और बोला, उसने अपना सुझाव मत प्रकट किया कि हम लोग इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि ये व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या जो है कृषि विभाग के अधीन है। अब मैं इस फाइल को अर्जेंट रूप में मार करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर जब आएगा तब इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ जो है व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर है। अब देखिए, इसी तरीके से टाइम गुजर रहा है, फाइल इधर से उधर आ रही है, जा रही है, आदमी मुसीबत में दबा पड़ा है, लेकिन ये हीला हवाही कार्य में हो रही है। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है, उनका भी ये मैसेज आ गया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि इस मामले का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो कार्यवाही करेगा, हमने उसके हवाले ये कर दिया है। क्योंकि अब ये तर्क दिया गया कि जामुन का फल एक रसीला फल था, फलदार वृक्ष था और उसको काटना अपराध है या उसको हटाना अपराध है और ये मामला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जाता है। ऐसे फैसले करने का हकदार आज केवल अनाज और खेतीबाड़ी के जो मामले हैं वो एग्रीकल्चर में हैं। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए इस पेड़ को हम लोग किसी भी कार्यवाही के अंतर्गत नहीं छू सकते हैं। अब रात आ गई, माली ने दबे हुए आदमी को दाल चावल खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग अपने हाथ में कानून न ले लें, पेड़ को खुद से हटाने की कोशिश न करें। लेकिन एक कांस्टेबल को दया आ गई और उसने खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने उस दबे हुए आदमी को बताया कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला, वो तो अपनी ही दुविधा में बेचारा पड़ा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखा और कहा कि कहो तुम बच गए, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ये कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती। दबा हुआ आदमी कुछ भी नहीं बोला। फिर माली ने उससे पूछा कि यदि तुम्हारा कोई वारिस हो, तुम्हारे घर परिवार में कोई हो तो मैं उसको खबर दे दूं। तो उस दबे हुए आदमी ने कहा, मेरा कोई नहीं, मैं लावारिस हूँ। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी जवाब आ गया और उनका जवाब व्यंग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं और ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और यह भी एक फलदार पेड़ को। मैं ये पेड़ जो है उसको हमारा विभाग किसी हालत में काटने की इजाजत नहीं दे सकता। और इसी पे कुछ मनचले युवक जो वहाँ पे खड़े थे उन्होंने सुझाव दिया कि यदि पेड़ नहीं काट सकते तो ठीक ही है, इस आदमी को तो बीच में से काट कर निकाल सकते हैं, यानी इधर से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकलेगा और आधा आदमी उधर से बाहर आएगा और पेड़ वहाँ का वहीं रहेगा, मगर इस तरह से मैं मर जाऊंगा। वो आदमी चीखा जो नीचे दबा हुआ था और उसने विरोध करते हुए कहा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति जता दी कि मैं तो मर जाऊंगा। तभी किसी ने सुझाव दिया कि अरे आजकल जो है मेडिकल साइंस इतनी प्रोग्रेस कर गई है, प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नत कर चुकी है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको आदमी को बीच से काट कर निकाला जाए और बाद में इसकी प्लास्टिक सर्जरी से इसके धड़ के स्थान को जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार के सुझाव के बाद उस फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है।
मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और एक अच्छे सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जरी के सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन भी यहाँ आता है और उस दबे आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखता है, अन्य जांचें देखता, नाड़ी की गति को देखता, दिल और उसकी सबकी रिपोर्ट लेकर जांच के लिए भेज देता। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा सब काम अच्छा हो सकता है, लेकिन आदमी जो है वो जीवित नहीं बचेगा। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह से खिचड़ी डाल के बताया कि अब जो मामला है तुम्हारा वो ऊपर गया है। कल जो है सेक्रेटरियों की मीटिंग है और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम। तगाफुल ना करोगे, खाक हो जाएंगे हम। तो उसका कहने का मतलब क्या था? उसने अब जब ये कहानी सुनी इन लोगों की, बड़ा दुखी हो गया और दुख में बोला, तगाफुल विलंब, देर या उपेक्षा। उसने एक शायरी की। अब क्या था, रात धीरे धीरे ढलती गई, लेकिन माली जो था वो अचंभे से और चकित भाव से उसको देखकर बोला, अरे तुम शायर हो? तुम आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने सभी को ये बताया कि जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है वह आदमी शायर है। अब क्या था, इस तरीके की खबर फिर से फैल गई और लोग उस शायर, उस कवि को देखने के लिए आने लगे। शाम तक उसके चारों तरफ बहुत ही भीड़ हो गई। जो सेक्रेटरिएट का लॉन था बहुत सारे कवियों से भर गया। दबे हुए आदमी के चारों तरफ कवि सम्मेलन सा वातावरण लगने लगा। कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था वो भी रुक कर कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। अब देखिए यहाँ पे कितनी संवेदनहीनता, संवेदन शून्य का मामला है कि आदमी मुसीबत में है, उसको निकालने का प्रयास नहीं हो रहा है और लोग उसका एक मजाक उड़ा रहे हैं चारों तरफ से जुटकर। लोग उससे अपनी कविताएं सुना रहे हैं, उससे आलोचना करने को कह रहे हैं, लेकिन उसकी तकलीफ को दूर करने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। अब क्या था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल जो थी अगले दिन कल्चरल डिपार्टमेंट के विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी से सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। उसने उससे कई क्वेश्चन किए, पूछा तुम कवि हो? उसने कहा हाँ। उसने पूछा किस नाम से शोभित हो? तो उसने बताया ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। कवि ने जवाब दिया, नहीं। आश्चर्य! सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, ये कैसे भूल हो गई, कैसी अनहोनी हो गई जो ये अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी नहीं, वो बोला, गुमनामी नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अब उसने उसको सांत्वना दी। सेक्रेटरी ने कहा, अभी बंदोबस्त करता हूँ।
दूसरे दिन फिर यही भाग दौड़ चलती रही। सेक्रेटरी भागा भागा फिर से आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। अब देखिए कितना कटाक्ष है, कितना व्यंग है कि वो आदमी मर रहा है और वो उसको बधाई दे रहे हैं कि तुमको हमारी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया है। ये विडंबना है उस व्यक्ति के लिए। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। लेकिन सेक्रेटरी ने भी अपनी असमर्थता जाहिर की और उसने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। फिर उस कवि ने, जो पेड़ के नीचे दबा था, उसने कहा, अब मैं अभी जीवित हूँ, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत ये है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला कि हमारा विभाग आगे कुछ नहीं कर सकता। पेड़ काटने का मामला कलम दबाज से नहीं, आगे कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है। शाम को फिर माली आता है और दबे हुए आदमी को बताता है कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का श्वास जवाब दे रहा था। वह किसी न किसी तरह से अपने जीवन की जंग को लड़ रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रखना है, ये माली सोच रहा था। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आगे आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से फिर रोक दिया गया। मालूम हुआ कि ये पेड़ जो था वो विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए, क्योंकि इस पेड़ को 10 साल पहले पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ कट गया तो उनसे हमारे संबंध खराब जाएंगे। देखिए ये क्या सोच है कि एक आदमी को हम कुर्बान कर सकते हैं और उस पेड़ को नहीं काटेंगे, क्योंकि वो किसी बाहरी देश के सरकार के द्वारा लगाया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया था। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने अपने क्लर्क को समझाया, और ये भी तो समझो कि पीटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितना सहायता देती है, और हम क्या उनकी मित्रता के लिए एक आदमी का जीवन भी कुर्बान नहीं कर सकते। कवि को मर जाना चाहिए, निस्संदेह। एक ने पूछा, तो क्या कवि को मर जाना चाहिए? दूसरे ने इसका समर्थन किया, निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए और अब यह मामला उनके सामने जाएगा। 4 बजे के करीब सुपरिंटेंडेंट आया और कवि की फाइल जो उसके पास थी, आते ही वो खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने के लिए अनुमति दे दी है और उसने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। अब ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा पा सकोगे। तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। अब देखिए, जब फाइल पूर्ण हुई तो कवि का जीवन भी कवि का जो जीवन था वो भी समाप्त हो चुका था, अर्थात वो मर चुका था। इस तरीके की ये संवेदनहीनता, हृदय शून्यता उजागर होती है इस कहानी के माध्यम से। आइए अब देखते हैं इसमें आए हुए कुछ शब्दों के
मीनिंग देखते हैं, अर्थ देखते हैं। जैसे पहला था झक्कड़, झक्कड़ मीन्स आंधी। ताज्जुब, आश्चर्य। हार्टिकल्चर किसके लिए आता है? उद्यान कृषि के लिए आता है। एग्रीकल्चर शब्द आया था, वो कृषि के लिए आता है। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं और भी इसके जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, रुआसा। रुआसा रोनी सूरत बनाकर, उसने बहुत ही रोनी सूरत बनाकर इस बात को बताया। तो इस तरीके से ये कहानी पूर्ण होती है और इस कहानी का जो सार था वो मैंने अभी बताया, जामुन का पेड़। आशा है आप सभी स्टूडेंट्स जितने हैं उनको ये कहानी अवश्य समझ में आई होगी। यदि कहानी समझ में आई है तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो, क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लेकर आप लोगों के लिए आऊँगी। जय हिंद।